तो चलिए बच्चों, मेरे साहिल सिद्दीकी, आज हम लोग वाटसन और क्रिक और जेनेटिक्स की के इंट्रोडक्शन को हम स्टडी करेंगे। देखो 11 का इंट्रोडक्शन थोड़ा सा मैं मानता हूं, 11 का इंट्रोडक्शन समझाने में काफी समय लगता था, इसलिए भी लगता था क्योंकि वहां पर बहुत सारी बातें उन्होंने बहुत कम शब्दों में करी है। इसका इंट्रोडक्शन बहुत ईजी है, बहुत ईजी मतलब बहुत ईजी। ठीक है, देखो यहां पर इंट्रोडक्शन में जो बात कही गई है उसमें दो बातें ऐसी जो अंदर नहीं लिखी, बाकी सारी बातें अंदर लिखी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखो मेंडल हो या मेंडल के बाद के साइंटिस्ट जो उनको फॉलो करते थे ने इनहेरिटेंस के पैटर्न को तो समझा दिया कि जैसे कौन सा ट्रेट रेसेसिव, कौन सा ट्रेट डोमिनेंट, मां बाप से बच्चों में कैरेक्टर कैसे जाता है, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ये सब बता दिया कैसे मां बाप से बच्चों में कैरेक्टर जाता है और कौन लेकर जाता है। उसे क्या बोल दिया था? फैक्टर, जिसे हम बाद में जीन बोले। लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि आखिर ये फैक्टर, ये जीन किस चीज के बने हुए हैं। भाई ये डीएनए है जिनके ऊपर हमारी इंफॉर्मेशन लिखी हुई है कि हमारी बालों का रंग क्या होगा, हमारी आंखों का रंग क्या होगा, या ये आरएनए है या प्रोटीन है, आखिर ये किस चीज के बने हुए हैं। क्लियर? तो यहां पर क्या था, मेंडल को इस बात का नहीं पता था, मेंडल के बाद वालों को भी नहीं पता था कि भाई आखिर ये चीजें बनी किस चीज की है। इसलिए एनसीईआरटी अपनी पहली लाइन लिखती है, द वर्क ऑफ मेंडल एंड अदर्स हु फॉलोड हिम गिव अस एन आइडिया। अरे तुम किताब देखो, उन्हें एक आइडिया देता है इनहेरिटेंस के पैटर्न का। अब अगली लाइन एनसीईआरटी लिखती है, हाउएवर द नेचर ऑफ दीज फैक्टर्स, अर्थात ये फैक्टर किस चीज के बने हुए। यहां नेचर का मतलब केमिकल नेचर है जो डिटरमाइन करते हैं फिनोटाइप। हमें ये नहीं पता था, वॉज नॉट क्लियर कि वो किस चीज के बने हैं। क्लियर? क्योंकि ये जो फैक्टर है ये इनहेरिटेंस का बेस है। क्लियर? भाई सीधी बात है, फैक्टर पे कैरेक्टर लिखा है। ठीक, क्योंकि ये फैक्टर ही इनहेरिटेंस का बेस है, इसलिए साइंटिस्ट का, वैज्ञानिकों का फोकस गया जेनेटिक मटेरियल के स्ट्रक्चर को समझने पर, और ये समझने पर कि आखिर जीनोटाइप से फिनोटाइप कैसे डिसाइड होता है। क्लियर? जेनेटिक मटेरियल का स्ट्रक्चर समझना था वैज्ञानिकों को, और यह जानना था कि आखिर जीनोटाइप से फिनोटाइप कैसे कंट्रोल होता है। इसलिए एनसीईआरटी लिखती है, एज दीज फैक्टर रिप्रेजेंट the genetic basis of inheritance, as these factors represent the genetic basis of inheritance, understanding the structure of genetic material, अर्थात structure of genotype and phenotypic conversion, अर्थात जीनोटाइप से फिनोटाइप कैसे बन रहा है, ये फोकस हुआ अगली नेक्स्ट सेंचुरी में। हमारा ये मेन फोकस रहा अगले 100 सालों तक, क्योंकि उसके बाद आपके हर्शे और चेज ने बैक्टीरियोफेज पर एक्सपेरिमेंट करके 1952 में प्रूव कर दिया था कि डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। अब बेटा एक आगे एनसीईआरटी लिखती है, एक मिनट आवाज गूंज रही है, मैं दरवाजा बंद कर दूं। ठीक है, देखो इस रिसर्च से पूरी एक नई फील्ड डेवलप हो गई जब हमें जेनेटिक मटेरियल के बारे में पता चला, जिसे हम मॉलिक्यूलर बायोलॉजी कहते हैं, जिसमें कई बार जिसमें कई बड़े साइंटिस्ट का, कई बड़े वैज्ञानिकों का मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में कंट्रीब्यूशन है। और यहां पर दो ऐसे नाम है जो मैं आपसे कहूंगा फोकस कर लीजिएगा, वो अंदर नहीं लिखा हुआ एनसीईआरटी में। पहले नाम सुनिए किनका किनका कंट्रीब्यूशन है। जेम्स वाटसन, सबने सुना है, नीरेनबर्ग, हरगोविंद खुराना, अंदर लिखा हुआ है। यहां पर ऑर्थर कॉर्नबर्ग और रोजर कॉर्नबर्ग, ये फादर एंड सन है, तो एनसीईआरटी लिख दिया कॉर्नबर्ग्स, एस लगा दिया, फादर एंड सन्स। क्लियर? अब यहां पर एक नया नाम आपके सामने आता है, बेंजर। बेंजर अंदर एनसीईआरटी ने नहीं लिखा, बेंजर अलग से लिखिए, पेन डाउन करिए। जैकब मोनेड अंदर लिखे हुए हैं, और अगले साइंटिस्ट ब्रेनर भी अंदर नहीं लिखे हुए हैं। ठीक है, तो अब ब्रेनर और बेंजर के बारे में सिर्फ एक एक लाइन लिख लीजिए। ठीक है, पहले आप लिखिए बेंजर के बारे में। बेंजर ने स्टडी किया स्ट्रक्चर ऑफ जीन को, लिखो स्टडीड स्ट्रक्चर ऑफ जीन, वीडियो स्टॉप करके लिखो, एंड शोड दैट जीन हैव आल्सो फंक्शनल यूनिट, जीन के पास भी फंक्शनल यूनिट होती है, जीन को भी तोड़ के समझा अंदर क्या है, लाइक सिस्ट्रॉन एक्सेट्रा कर दो। अब ब्रेनर के बारे में लिखिएगा, इन्होंने डिस्कवर किया था स्ट्रक्चर ऑफ एमआरएनए, अर्थात डिस्कवर रोल ऑफ एमआरएनए, स्ट्रक्चर नहीं, रोल, आखिर एमआरएनए का रोल क्या है। क्लियर? अब समझना, एनसीईआरटी लिखती है द इंटायर बॉडी ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी वाज अ कंसीक्वेंट, मतलब स्टेप बाय स्टेप इन सब का डेवलपमेंट रहा। दो नए नाम आए बेटा हमारे पास, बेंजर और ब्रेनर, दोनों ने क्या काम किया मैंने बता दिया। अब यहां पर एक पैरेलल प्रॉब्लम हम लोग जो डील कर रहे थे, यहां पर इस टाइम पर एक बड़ा क्वेश्चन चल रहा था कि आखिर एवोल्यूशन का मैकेनिज्म क्या है, कैसे स्पीसीज ओरिजिनेट होती है, कैसे नई नई स्पीसीज आती है, कैसे स्पेशिएशन होता है, अर्थात नई स्पीसीज कैसे बनती है। तो एनसीईआरटी लिखती है प्रॉब्लम बीइंग टैकल्ड वाज द मैकेनिज्म ऑफ एवोल्यूशन, आखिर एवोल्यूशन का मैकेनिज्म क्या है। अब बच्चों एक ब्रांच है
मैं समझा दे रहा हूं, वीडियो पॉज करके आप लिख लेना। बायो इन्फॉर्मेटिक्स, बायो इन्फॉर्मेटिक्स हम समझेंगे क्या है, तभी हम अगली लाइन समझ पाएंगे। दूसरी नई बात निकल के आ रही है आज के लेक्चर से जो अंदर नहीं लिखी है। बायो इन्फॉर्मेटिक्स वो फील्ड है जहां हम कंप्यूटर की हेल्प से, लिख लो इसे, कंप्यूटर की हेल्प से बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन जैसे जीन के बारे में, डीएनए के बारे में, प्रोटीन के बारे में कि हम एनालिसिस करते हैं। क्लियर? वो ब्रांच क्या कहलाती है? बायो इन्फॉर्मेटिक्स। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में बस ये वर्ड आया है, डेफिनेशन मैंने आपको बता दी। क्लियर? अब जैसे बायो इन्फॉर्मेटिक्स का मैं आपको एक एग्जांपल दे दूं, ऐसे सोचो कि आपके पास 1,00,000 बेस सीक्वेंस, 1,00,000 बेस पेयर्स का एक डीएनए का सीक्वेंस आता है, ठीक है, हमारे और बैक्टीरिया के बीच का, ठीक, एक बैक्टीरिया का और एक हमारा। अब आपको कंपेयर करना है कि दोनों में डिफरेंस कहां कहां पर है, दोनों में एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप क्या है। बायो इन्फॉर्मेटिक्स के दम पे ही तो हमने अपने और चिंपैंजी के डीएनए को कंपेयर किया था और ये बताया था कि 98% हमारे और चिंपैंजी का डीएनए आपस में मैच करता है। ठीक है, तो समझ गए? तो बायो इन्फॉर्मेटिक्स क्या है, लिख लीजिए, कंप्यूटर की मदद से बायोलॉजिकल डाटा की एनालिसिस करते हैं, दैट इज कॉल्ड बायो इन्फॉर्मेटिक्स। एनसीईआरटी लिखती है अवेयरनेस इन द एरिया ऑफ मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स, मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स को लेकर हमारी अवेयरनेस। स्ट्रक्चरल बायोलॉजी, स्ट्रक्चरल बायोलॉजी भाई जो अभी तक तुम सुनते आ रहे हो, अर्थात किसी भी चीज के स्ट्रक्चर को समझना। एंड बायो इन्फॉर्मेटिक्स हैव इनरिच्ड, अर्थात ये हमारी सोच को बढ़ा देता है, हैव इनरिच्ड आवर अंडरस्टैंडिंग, हमारी सोच को, हैव इनरिच्ड आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ एवोल्यूशन, अर्थात एवोल्यूशन का मॉलिक्यूलर बेसिस क्या है। इस यूनिट में हम क्या पढ़ेंगे भाई? फंक्शन ऑफ डीएनए पढ़ेंगे और स्टोरी और थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन पढ़ेंगे, अर्थात एवोल्यूशन कैसे हुआ। तो ये छोड़ो फिर, है ना, इसका इस लाइन का कोई मतलब नहीं। यहां पर हमने दो नई बातें सीख ली आज भाई। एक बात हमने क्या, देखो ये लेक्चर सुनना बहुत जरूरी बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है। एआर बन जाएगा तो बहुत फाड़ एआर बनेगा अगर इससे एआर बनेगा। ठीक है, तो हमने ब्रेनर के बारे में जाना और बेंजर के बारे में जाना। ठीक है, अब चलिए जो मैंने लिखा है, वीडियो को रोकिए, चलिए 30 सेकंड में खुद रुक रहा हूं और 30 सेकंड के अंदर आप जो है एक बार बेंजर ब्रेनर के बारे में पढ़िए, तुरंत पढ़िए ब्रेनर ने क्या किया और बेंजर ने क्या किया। एनसीईआरटी क्योंकि ये नहीं लिखती है, एनसीईआरटी साइड में एक जगह जो है समझाई है ब्रेनर और बेंजर को, लेकिन वो यहां नहीं समझाई, लोअर क्लास में समझाई है। लोअर क्लास के एग्जाम्पलर में एक क्वेश्चन आया इस पे। ठीक है, कॉर्नबर्ग, कौन ऑर्थर कॉर्नबर्ग और रोजर कॉर्नबर्ग, नाम मत याद रखो, बस फादर एंड सन, बेंजर और ब्रेनर। ठीक है, बेंजर ने बेटा क्या किया था, बेंजर ने बताया था, जीन के स्ट्रक्चर को स्टडी किया था और बताया था जीन के अंदर भी फंक्शनल यूनिट होती हैं। और एक एग्जांपल मैंने उसका आपको बता दिया, सिस्ट्रॉन, क्योंकि सिस्ट्रॉन आपके एनसीईआरटी में है, होते तो रेकॉन म्यूटॉन भी है लेकिन वो सिलेबस में नहीं, तो मैं बताऊंगा नहीं। तो बेंजर ने ये किया था, बेंजर ने जीन के स्ट्रक्चर की स्टडी की थी। ठीक है, बेंजी बेंजर, बेंजी जी याद हो जाएगा, जीन बेंजी जीन। ठीक है, बेंजी जी फॉर जीन, खत्म। ठीक है, और ब्रेनर ने क्या किया था, ब्रेनर ने एमआरएनए के रोल को बताया था कि आखिर एमआरएनए का रोल क्या है, एमआरएनए करता क्या है। ठीक है, चलो तो बेटा कभी भूल जाओ एग्जाम में तो मैं एक अच्छी सी ट्रिक बता दे रहा हूं, ब्रेनर आ जाए लिख के तो इसको बीच वाली लाइन को जोड़ देना, एम बन गया। ब्रेनर आ जाए अगर एग्जाम में तो बीच वाली लाइन जोड़ देना, दो एन के बीच की दोनों लाइन को जोड़ दो, एम बन गया। एमआरएनए पे स्टडी किसने की थी, ब्रेनर ने। ठीक है, और उसके बाद बेंजर ने क्या किया था, बेंज जी आ रहा, जीन पर स्टडी किया था। इस तरीके से हमने ये पेज अच्छे से सीख लिया, दो नई बातें खुलकर आई और वही दो बात सवाल के रूप में पूछी जा सकती, बाकी कोई लाइन नहीं पूछी जाएगी। अब आइए आ जाते हैं जेम्स डेवी वॉटसन, हम तो वॉटसन करते थे, जेम्स डेवी वॉटसन और फ्रांसिस हैरी क्रिक, हम बात करेंगे वॉटसन और क्रिक। क्लियर? तो देखो यहां पर कुछ डाटा है जो आपको दिमाग में रखना है और आपको मैं होमवर्क के तौर पर दूंगा कि आप इसकी एक टाइमलाइन तैयार करेंगे। ठीक है, और अगले वीडियो में मतलब यूनिट 8 वाले में मैं इसकी टाइमलाइन आपको शेयर करूंगा और हम मैच करेंगे, हमारी तुम्हारी टाइमलाइन सेम है या अलग अलग है। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं जेम्स डेवी वॉटसन। जेम्स डेवी वॉटसन का जन्म होता है शिकागो में। ठीक है, शिकागो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में है। 6 अप्रैल 1928, 6/4/1928 में पैदा हुए। सर ये डेट बार बार मैं भूल जाता हूं, अरे भाई मैं खुद भूल जाता हूं, कैसी बात कर रहे हो, कैसी बात करो, भूलोगे तो हो ही, लेकिन बार बार जब सुनोगे ना तो ऑटोमेटिकली वो चीज दिमाग में तुम्हारे रिकॉर्ड हो जाएगी। क्लियर? इसलिए बार बार वीडियो को सुनो। ठीक है, सुनो, तो 6/4/1928 को आपके वॉटसन साहब का जन्म होता है शिकागो में। क्लियर? अब सुनना,
1947 में जब हमारा देश आजाद हुआ था, वॉटसन साहब जो थे कंफ्यूज थे। व्हाट, देश आजाद हो गया इतने सालों बाद? व्हाट, 1947 दिमाग में ऐसे रख लेना। ऐसे उल्टी सीधी चीजें बात करते रहो, ऑटोमेटिकली तुम्हारे दिमाग में चीजें घुसती चली जाएंगी, ठीक है। तो 1947 में उन्हें जो है बीएससी की डिग्री मिलती है जूलॉजी में। यहां पर एनसीईआरटी ने क्या किया, पहले वॉटसन की बायोग्राफी दी, फिर क्रिक की बायोग्राफी दी, फिर दोनों ने मिलकर क्या काम किया, लिखने का पैटर्न मैं समझा रहा हूं, फिर दोनों ने मिलकर क्या काम किया वो दिखाया, ठीक है। तो जेम्स वॉटसन का जन्म शिकागो 6 अप्रैल 1928, एनसीईआरटी लिखती है जेम्स जेवी वॉटसन वॉज बोर्न इन शिकागो, मैं बार बार डेट बोल रहा हूं, ऑन 6 अप्रैल 1928। 1947 जब भारत आजाद हुआ था, व्हाट, आजाद हो गया भारत? 1947 में उन्होंने जूलॉजी में बीएससी की डिग्री ली, क्लियर। अब जूलॉजी में बीएससी की डिग्री ली। अब यहां पर आपको एक बड़ी गजब की बात मैं बताऊं, कुछ लोग का कई बार क्या होता है ना, जो जैसे मेरा पैशन है टीचिंग मैं इसलिए करता हूं क्योंकि मेरा पैशन है, और कई बार आपका पैशन ही आपका प्रोफेशन बन जाता है तो मजा ही आ जाता है। तो उसी प्रकार हुआ क्या इनके साथ, इन्हें बर्ड वॉचिंग का बड़ा शौक था, अर्थात इन्हें जो है चिड़िया देखने का बड़ा शौक था। चिड़िया उड़ते जाती है ना, अरे माइग्रेट करती हैं, तो कुछ लोग को शौक होते हैं इस टाइप के भी। बर्ड वॉचिंग का शौक ने इनको जेनेटिक्स पढ़ने के लिए सीरियस इनके अंदर डिजायर पैदा की, क्यूरोसिटी पैदा की। मैं कह सकता हूं यहां पर नेचर ऑब्जर्व करते करते साइंटिफिक क्यूरोसिटी डेवलप हुई इनके अंदर, अर्थात वॉटसन के अंदर, ठीक है। अब इधर देखना, बर्ड वाली बात याद रखना, चिड़िया के पंख की तरह लग रहा है डब्लू, ऐसे याद रखना बेटा, चिड़िया के पंख की तरह। तो एनसीईआरटी लिखती अरे डब्लू चिड़िया के पंख की तरह नहीं ऐसे खड़ा हुआ है, ऐसे याद रखना बर्ड वाली बात किसकी है, वरना भूल जाओगे कौन सी बात वॉटसन की, कौन सी बात क्रिक की। तो एनसीईआरटी लिखती है ड्यूरिंग दीज ईयर्स, उनका बीएससी वाले ईयर्स में उनका इंटरेस्ट डेवलप हुआ बर्ड वॉचिंग में, जो मैच्योर हुआ उनकी एक सीरियस डिजायर पैदा हुई जेनेटिक्स को लेकर। 1950 में 1950 में 47 में बीएससी हुई है, 50 में एमएससी हुई है इंडियाना यूनिवर्सिटी। इंडियाना एक्चुअली में एक स्टेट है, इंडिया नहीं है वो, यूएसए का एक स्टेट है, जैसे इंडिया का यूपी है। इंडियाना यूनिवर्सिटी से इन्होंने पीएचडी की, और पीएचडी जब भी आप करते हैं बेटा ना, तो आप किसी टॉपिक पर करते हैं रिसर्च, और वो नई रिसर्च होनी चाहिए, और अगर वो रिसर्च नई नहीं हुई, थीसिस नई नहीं हुई, जब भी चाहे पीएचडी वॉटसन करे हो, चाहे क्रिक की हो, या तुम की हो, कोई पीएचडी करेगा तो किसी ना किसी टॉपिक पे पीएचडी करेगा। तो इनका पीएचडी का टॉपिक याद रखना, 1950 में इंडियाना यूनिवर्सिटी से, 1947 में इन्होंने बीएससी करी थी जूलॉजी से, 1950 में इन्होंने इंडियाना यूनिवर्सिटी से इन्होंने पीएचडी करी, और पीएचडी का टॉपिक क्या था, गौर से देखिए बोर्ड पर, इफेक्ट ऑफ हार्ड एक्सरे, अर्थात अब यहां पर हार्ड एक्सरे क्यों लिखा हुआ ये थोड़ा सा मैं बताऊंगा आपको। देखो एक्सरे क्या है भाई, एक्सरे का जो एक स्पेक्ट्रम होता है, कोई भी रे हो, मैं कह रहा हूं कॉस्मिक रे हो, गामा रे हो, एक्सरे हो, कोई भी रे हो, तो कोई भी रे जो होती है बेटा, एक उसका विजिबल एक उसका स्पेक्ट्रम होता है। ऐसा नहीं होती कि जैसे मान लो मैं कह रहा हूं कोई भी तुम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ले लो, जैसे इंफ्रारेड ले लो, तो इंफ्रारेड कोई फिक्स वैल्यू थोड़ी होती है, एक रेंज होती है। तो अब हार्ड एक्सरे किसे कहते हैं समझना, हार्ड एक्सरे किसे कहोगे, चलो इधर देखो, इज इक्वल टू एच सी बाय लेमडा, सबको पता है, बच्चों वाला फॉर्मूला है, ठीक है। लेमडा कम तो एनर्जी ज्यादा, अरे जो चीज नीचे होगी उसे कम करोगे तो ऊपर वाली बढ़ेगी ना, इस साइड वाली। लेमडा कम होगा तो एनर्जी क्या होगी, ज्यादा। मतलब यहां पर इन्होंने उस एक्सरे का इस्तेमाल किया जिसकी वेवलेंथ कम थी, अर्थात एनर्जी ज्यादा थी, और इसी को हम लोग बोलते हैं हार्ड एक्सरे। तो इन्होंने बैक्टीरियोफेज लिया, उसके ऊपर एक्सरे गिराई, और जब एक्सरे गिराई तो इन्होंने देखा कि बैक्टीरियोफेज, सुनो क्या देखा, पूछ लेगा, अभी लिखवा रहा हूं। इन्होंने देखा कि बैक्टीरियो 1947 में बीएससी किया, भाई जूलॉजी में कैसी बात कर रहे हो, 1950 में इंडियाना यूनिवर्सिटी से इन्होंने पीएचडी किया है, क्लियर। इंडियाना यूनिवर्सिटी से पीएचडी किया, टॉपिक क्या था, बैक्टीरियोफेज पे। नॉर्मल एक्सरे डाली कि हार्ड एक्सरे डाली? सर आज बड़ा फोकस मार रहा हो, हाँ भैया, क्योंकि ये भूलने वाली चीजें हैं, है ना। और 6 अप्रैल 1928 में शिकागो में पैदा हो गए थे भाई। अब इन्होंने देखा कि बैक्टीरियोफेज जब हम उसके ऊपर हार्ड एक्सरे डालते हैं तो वो मल्टीप्लाई करता है कि नहीं करता है। तो भाई सीधी सी बात है, ये आपका ये जब ये इन चीजों को देख रहे थे, ऑब्जर्व कर रहे थे, तो सीधी बात है, हमें पता है कि जब तुम हार्ड एक्सरे डालोगे, एनर्जी डालोगे, तो इतनी हाई एनर्जी जब डीएनए पर पड़ेगी तो डीएनए में म्यूटेशन होगा। म्यूटेशन होने पर इन्होंने ऑब्जर्व किया, लिख लो इसे जो मैं बोल रहा हूं कि इन्होंने ऑब्जर्व क्या किया, इसी में पसीना आ रहा है। इन्होंने ऑब्जर्व क्या किया, इन्होंने बच्चों ऑब्जर्व किया एक्सरे डिफ्रेक्शन का रिजल्ट, ठीक है, बोलूं मैं, लिखो, he observed
पहले बताओ पीएचडी कब करी थी? 1950। ही ऑब्जर्व एक्सरे कॉजेज म्यूटेशन, एक्सरे कॉजेज, लिखिए एक्सरे कॉजेज म्यूटेशन एंड डैमेज genetic material due to which bacteriophage loses its ability to multiply, loses its ability to multiply normally, full stop। क्लियर? यहां तक बात हो गई। अब अगले पैराग्राफ पे बात करेंगे। वॉटसन की क्रिक से मुलाकात हुई और दोनों को डीएनए का स्ट्रक्चर सॉल्व करने में जो इंटरेस्ट था, वो दोनों का ये कॉमन इंटरेस्ट था, और कॉमन इंटरेस्ट वाले दोनों लोग क्या बन गए आपस में? दोस्त। सीधी बात है, दो लोगों का कॉमन इंटरेस्ट होगा तो दोस्त हो जाएंगे। तो एनसीईआरटी लिखती ही मेट क्रिक एंड डिस्कवर्ड देयर कॉमन इंटरेस्ट इन सॉल्विंग द डीएनए स्ट्रक्चर। ठीक है, अब क्या होता है? वॉटसन क्रिक की मुलाकात हो गई। वॉटसन और क्रिक ने जब पहली बार डीएनए का मॉडल बनाया तो पहला प्रयास इनका असफल हुआ। ठीक है, लेकिन जब इन्होंने दूसरी बार अटेम्प्ट किया डीएनए के मॉडल को, तो वो ज्यादा एक्सपेरिमेंटल डाटा इन्होंने यूज किया और उन्होंने बहुत सारे रिसर्च पेपर पढ़े। जैसे एक्सरे डिफ्रैक्शन डाटा था, उसको भी इन्होंने स्टडी किया, चारगाफ रूल का स्टडी किया, न्यूक्लिक एसिड पर, जैसे न्यूक्लिक एसिड यहां पर मैं डीएनए की बात कर रहा हूं क्योंकि डीएनए पर काम किया है ना। न्यूक्लिक एसिड जैसे डीएनए पर लिखे गए साइंटिफिक रिसर्च पेपर उस समय के जितने थे उसको अच्छी तरह समझा, और उसके बाद इनकी नॉलेज इंप्रूव हुई, और नॉलेज को इंप्रूव करते हुए इन्होंने बनाया 1953 अर्ली मार्च मतलब मार्च के शुरुआती दिनों में इन्होंने दिया, प्रपोज किया। क्या प्रपोज किया? सबसे फेमस डीएनए का करेक्ट स्ट्रक्चर, डबल हेलिकल कॉम्प्लीमेंट्री डबल हेलिकल मॉडल ऑफ डीएनए। तो एनसीईआरटी लिखती है कि he met Crick and discovered their second effort based upon more experimental evidence। अंडरलाइन करना, एक्सपेरिमेंटल एविडेंस ज्यादा यूज किया, एक्सरे डिफ्रैक्शन डाटा का और रिसर्च पेपर इन्होंने स्टडी किया, और न्यूक्लिक एसिड से जुड़े हुए जितने भी उस समय के लिटरेचर थे, लिटरेचर मतलब यहां पर है, लिटरेचर कहने का मतलब रिसर्च पेपर, और अर्ली को गोले में ले लो, अर्ली मार्च 1953, 3 याद रखना, तीसरा महीना किसका हो गया भैया? मार्च का खत्म, और प्रपोज किया डबल हेलिकल मॉडल ऑफ डीएनए। अब इसके बाद बात करते हैं हम लोग फ्रांसिस क्रिक की। क्लियर? फ्रांसिस हैरी कॉम्पटन क्रिक, इतना लंबा नाम। क्रिक का जन्म 8 जून 1916 को नॉर्थहैम्पटन एक जगह है, सिटी है इंग्लैंड में 1916 में हुआ। फ्रांसिस हैरी क्रिक, एनसीईआरटी लिखती, was born in 8 जून 1916। और कहां पर पैदा हुए थे? बार चलो लेक्चर ले रहे। कहां पर पैदा हुए थे भैया? नॉर्थहैम्पटन में पैदा हुए थे। अब फ्रांसिस क्रिक ने अपनी पढ़ाई फिजिक्स सब्जेक्ट में की, इन्होंने बीएससी की एक यूनिवर्सिटी है लंदन में जिसका नाम ही है यूनिवर्सिटी कॉलेज। क्लियर? तो 1937 में इन्होंने बीएससी की डिग्री यूनिवर्सिटी कॉलेज, उस कॉलेज का नाम ही यूनिवर्सिटी कॉलेज है लंदन में, वहां से उन्होंने बीएससी की डिग्री हासिल की। उनका फिजिक्स बैकग्राउंड बाद में, ये आपके क्रिक साहब हैं, इनका जो फिजिक्स बैकग्राउंड है इसकी वजह से बाद में डीएनए के स्ट्रक्चर को समझने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल हुआ, क्योंकि डीएनए स्ट्रक्चर जो है, डीएनए के स्ट्रक्चर को समझने में एक्सरे डिफ्रैक्शन डाटा जैसे फिजिक्स बेस्ड टेक्निक को यूज किया गया। तो सीधी सी बात है, फिजिक्स है तो इनके लिए आसान था। क्लियर? और इन्होंने, फिर मैं कह रहा हूं, यूनिवर्सिटी कॉलेज कहां पर है? लंदन में। वहां 1937 से वहां से इन्होंने बीएससी की डिग्री प्राप्त करी, और अल्टीमेटली उन्होंने 1954 में, 1954 में, मतलब 53 में डबल हेलिकल मॉडल दे दिया। उसके बाद 54 में इन्होंने, मैंने कहा था ना पीएचडी करने के लिए थीसिस देनी पड़ती है, एक रिसर्च करनी पड़ती है, इन्होंने एक्सरे डिफ्रैक्शन पॉलीपेप्टाइड एंड प्रोटीन पर काम किया। ये हेडिंग था उनका, मत जानिए इसके बारे में डिटेल से, बस इतना जान लीजिए इन्होंने किस पर काम किया था? एक्सरे ऑन बैक्टीरियोफेज मल्टीप्लिकेशन। रिजल्ट आपको जानना था, बता दिया, मल्टीप्लाई नहीं कर पा रहा था। अगर इनकी बात करोगे तो, एक सेकेंड, हाँ, अगर इनकी बात करोगे तो इन्होंने बेटा, हाँ, इन्होंने किस पे काम किया था? इन्होंने जो पीएचडी करी 1954 में करी, और क्या नाम है, और टाइटल क्या था? एक्सरे डिफ्रैक्शन पॉलीपेप्टाइड एंड प्रोटीन। जानना है बता दो, वैसे जानने की कोई जरूरत नहीं। क्लियर? अब यहां पर क्या हुआ, समझना मेरी बात। पहले जितना मैंने अभी तक बताया है, एक बार सरसरी निगाह से एनसीईआरटी देखिए, खुद से सरसरी निगाह से, जल्दी देखिए, जल्दी सरसरी निगाह से जल्दी देखिए। मात्र 19 मिनट में टॉपिक खत्म हो गया, लगभग खत्म ही है।
जल्दी देखिए, 8 जून 1916 में पैदा हुए थे, याद रखना, 8 जून 1916। कहां पैदा हुए थे? नॉर्थहैम्पटन इंग्लैंड में, नॉर्थहैम्पटन इंग्लैंड में। सी में ठुड्डा निकाल दो, ई बन जाएगा। नॉर्थहैम्पटन इंग्लैंड में। बीएससी किससे की थी? फिजिक्स से। कॉलेज कहां का था? लंदन। कॉलेज का नाम यूनिवर्सिटी कॉलेज। और उसके बाद बीएससी किस ईयर में गई थी? 1937। ठीक है। पीएचडी कब करी थी भैया? पीएचडी इन्होंने कब करी थी? 1954। किस पर करी थी? एक्सरे डिफ्रैक्शन, पॉलीपेप्टाइड एंड प्रोटीन। ठीक है, रीड कर लिया? ठीक, चलिए अब मैं आगे बातें करता हूं आपसे। तो यहां तक आप बात समझ गए पूरी मेरी? अच्छे से समझ गए बात को? ठीक है, चलो अब एनसीईआरटी ऊपर जो लिखी हुई है ना, एक लाइन आप सोच रहे हो सर ये फेलोशिप का मतलब क्या है? फेलोशिप यार अच्छे बच्चों को मिलती है। ठीक है, अच्छे बच्चों को फेलोशिप मिलती है कि आप फ्री ऑफ कॉस्ट, एक तरीके की स्कॉलरशिप समझ लो। ठीक है, तो यहाँ पर एनसीईआरटी लिख रही ग्रेजुएट स्टडी के लिए उन्हें स्कॉलरशिप मिली थी, बस, और कोई नई बात नहीं है। ठीक है, इंडियाना यूनिवर्सिटी कहां पर है? ब्लूमिंगटन, याद रखना, ब्लूमिंगटन सिटी का नाम है, सिटी का, इंडियाना स्टेट का नाम है। ठीक है, अब चलिए अब हम लोग आगे बात करते हैं। अब क्या होता है भैया, अब इनकी दोस्ती के किस्से देखो, समझना मेरी बात। देखो क्रिक के जो क्रिक थे, क्रिक के करियर पर सबसे बड़ा इंफ्लुएंस उनकी दोस्ती उनके दोस्त वॉटसन के साथ था। ठीक है, सबसे बड़ा प्रभाव पड़ा वॉटसन का क्रिक की लाइफ में। उस समय वॉटसन सिर्फ 23 साल का एक बिल्कुल लौटे टाइप का साइंटिस्ट, लेकिन दोनों ने मिलकर डीएनए के स्ट्रक्चर पर काम किया। इस फ्रेंडशिप और टीम वर्क की वजह से, जो कि हम लोग यूजुअली नहीं कर पाते हैं, आपस में जेलस हो जाते हैं, इस फ्रेंडशिप और टीम वर्क की वजह से 1953 में डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर दिया और इसके साथ साथ रेप्लिकेशन स्कीम दी कि कैसे डीएनए रेप्लिकेट करता है। अरे भाई दोनों स्टैंड अलग कर दो, पेरेंटल न्यूली सिंथेसाइज वाला, आगे मॉलिक्यूलर में पढ़ाई होगा यार, है ना? तो अब देखो एनसीईआरटी लिखती है क्रिटिकल इन्फ्लुएंस क्रिक के करियर में किसका पड़ा? उनके दोस्त का, वॉटसन का, जो कि एक कम उम्र का लड़का, 23 साल, लीडिंग इन 1953, और प्रपोज किया डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए और रेप्लिकेशन स्कीम दी। क्लियर? अब क्रिक को एफआरएस एक सम्मान होता है, फेलोशिप ऑफ रॉयल सोसाइटी पूरा इसका नाम है। 1959 में क्रिक को एफआरएस का सम्मान दिया गया। एफआरएस का फुल फॉर्म लिख लो, अगर लिखना हो, फेलोशिप ऑफ रॉयल सोसाइटी। 11th एनसीईआरटी में एफआरएस का जिक्र हुआ है। ये एक्चुअली में ब्रिटेन का एक बहुत ही प्रेस्टिजियस, बहुत ही सम्माननीय सम्मान होता है। एफआरएस इन्हें कब मिली? 1959। टाइमलाइन तुम तैयार करोगे, अगले वीडियो में टाइमलाइन मैं तुम्हें दे दूंगा। अब यहां पर कुछ अवार्ड्स हैं, ये अवार्ड्स आपको मेरे साथ देखने होंगे भाई। ठीक है, सबसे पहला अवार्ड है जॉन कॉलिन वॉरेन प्राइज ऑफ द मैसाचुसेट्स जनरल हॉस्पिटल। अभी लिखने में आ जाए तो हालत खराब हो जाए हमारी, तो है ना, जॉन कॉलिन्स वॉरेन। अरे बाप रे कितना लंबा अवार्ड है। अब देखना यहां पर जो मेन बात है वो मैं ये कहना चाहूंगा, यहां पर ये जितने भी अवार्ड हैं, ठीक है, ये जितने भी अवार्ड एनसीईआरटी ने दिए, याद रखना किसी एक को नहीं मिले हैं, ये वॉटसन और क्रिक दोनों को मिले हैं। ठीक है, वॉटसन को भी मिले हैं और क्रिक को भी मिले हैं। ठीक है, अब जॉन कॉलिन, अब देखो मैसाचुसेट्स जनरल हॉस्पिटल एक्चुअली में सचमुच एक हॉस्पिटल है। ठीक है, जॉन कॉलिन एक्चुअली वहां पर एक वो वहां के बहुत ही टॉप मोस्ट, या बोल दो उन्होंने वहां पर सर्जरी की शुरुआत करी थी उस हॉस्पिटल में। तो हॉस्पिटल जो भी एक बड़ा रिसर्च वर्क करता है उसको एक सम्मान के तौर पर अवार्ड देता है। तो इतना लंबा मत याद करो, बस जॉन कॉलिन अवार्ड याद रखो। जॉन कॉलिन अवार्ड इन्हें कब मिला? 1959 में। आप इसकी पूरी टाइमलाइन बनाओगे। क्लियर? मैंने तो टाइमलाइन बना दी, नेक्स्ट वीडियो में दे रहा हूं टाइमलाइन, कल ही आएगा नया वीडियो। तो जॉन कॉलिन अवार्ड कब मिला भैया? 1959। अभी मैं याद करा दूंगा। अगला लेस्कर अवार्ड, लेस्कर अवार्ड मिला 1960 में। लेस्कर अवार्ड 1960 याद करा दूंगा मैं, टेंशन ना लो। अब इधर देखो, लेस्कर में लिख रहा हूं एल को हल्का से घुमा दो, 60 बन गया। अरे यही एल घुमा दो, ये हो गया 60। ठीक, तो ये कब मिला? 1960। अब कहोगे सर 1860 दे दिया तो भाई पैदा ही नहीं हुए थे तब, तो मिलेगा कैसे? कैसी बात कर रहे हो? तो लेस्कर की ट्रिक बन गई, अभी अभी बनी है, अभी अभी। अरे एल को हल्का से घुमा दो, 6 बन जाएगा। लेस्कर अवार्ड 60 में। ठीक है, रिसर्च कॉर्पोरेशन प्राइज कब मिला? 1962 में। रिसर्च कॉर्पोरेशन प्राइज 1962 में। एंड अबव ऑल सबसे बड़ा अवार्ड जो बिल्कुल
क्रिकेट का जैसे वर्ल्ड कप समझो, साइंस का यही वर्ल्ड कप है, वो है नोबेल प्राइज। नोबेल प्राइज इन दोनों को मिला था, 2 लोगों को मिला था 1962, सर 3 लोगों को मिलता तो 63, नहीं ऐसा नहीं होता, ये ट्रिक है बस, ठीक है। नोबेल प्राइज कब मिला? 1962 में, और रिसर्च कॉर्पोरेशन प्राइज कब मिला? 62 में, ठीक है। ये दोनों प्राइज कब है भैया? 62। जॉन कॉलिन अवार्ड कब मिला? 1959। कुछ ना करो, जॉन के जे को ऐसे कर लो और ओ को ऐसे कर लो, और किताब में ही करना, जीवन भर याद रहेगा। 59 बन गया, खत्म। अभी सोच रहा हूं यार, सोच के बना रहा हूं ट्रिक, और क्या। 59 ट्रिक ऐसी होनी चाहिए ना कि ट्रिक को याद करने के लिए ट्रिक ना बनानी पड़े। अगर तुमने जॉन को ऐसे कर लिया, वो जीवन भर तुम्हें याद रहेगा। मतलब जैसे जॉन कॉलिन दिखेगा एग्जाम में, तुम्हें वहां पर जॉन का जे ऐसे ही दिखेगा। सोचो तुम्हारा कहीं पेशेंट कोई हो जॉन, तुम लोगों को 59 ऑन, हाँ जे, अगर तुमने बना लिया एनसीईआरटी में तो हमेशा ऐसे दिखेगा, अरे जे ओ है तो आप ऐसे घुमा दो बस 59। लेस्कर का क्या हो गया? घुमा दो 60, क्लियर। रिसर्च कॉर्पोरेशन अवार्ड कब मिला बेटा? 62 में, क्लियर। यार ये याद रख लेना कम से कम, एक नोबेल प्राइज और ये एक ही ईयर में मिला है, ठीक है। 62 रिसर्च कॉर्पोरेशन प्राइज, लस्कर प्राइज 60, जॉन कॉलिन वाला प्राइज कब मिला था भाई? 59। मन में ऐसे नचाया करो ना, 59, लस्कर 60, नोबेल प्राइज 62, रिसर्च कॉर्पोरेशन अवार्ड 62, मतलब 1962, क्लियर। इस तरीके से हम लोगों ने बच्चों आज के लेक्चर में ये दोनों पेज सीख लिए जो यूजुअली आपको नहीं पढ़ाए जाते हैं। फोटो पहचान लो, क्या पता फोटो लेके पूछ ले पहचान कौन हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं, नीट है, कुछ भी कर सकता है। अब इधर आओ, हाँ भाई, इंसेक्ट को फ्रॉग बता सकता है, फ्रॉग को कॉकरोच बता सकता है, इंसेक्ट को इंसेक्ट तो कुछ भी कर सकता है वो, ठीक है। तो ये पूरी बात हो गई बेटा हमारी। तो आइए एक बार डाटा दोबारा देख लेते हैं। शिकागो 6 अप्रैल 1900, देखो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे वॉटसन की। शिकागो 6 अप्रैल 1928, 47 में बीएससी की डिग्री जूलॉजी में ली, ठीक है। उसके बाद बर्ड वॉचिंग का शौक था, चिरई डब्लू, ठीक है। हाँ, अब एक काम करो, मोबाइल ऑन कर लो अपना, मोबाइल की रिकॉर्डिंग ऑन कर लो, मैं बोल दे रहा हूं दोनों पेज में काम की बातें क्या थी, ठीक है। मोबाइल ऑन कर लो, यहां पर चलो मोबाइल ऐसे ऑन करो ताकि रिकॉर्डिंग तुम्हें याद रहे। रिकॉर्डिंग ऑफ यूनिट 7 इंट्रोडक्शन, जो आपको रोज सुननी है एक बार, बस 1 से 1.5 मिनट की रिकॉर्डिंग होगी। चलिए लेट्स स्टार्ट। देखिए यहां पर हमने जो है बायोइन्फॉर्मेटिक्स की डेफिनेशन सीखी जो नई थी। बायोइन्फॉर्मेटिक्स का मतलब कंप्यूटर का इस्तेमाल कर बायोलॉजिकल डाटा को एनालाइज करना, वो कहलाता है बायोइन्फॉर्मेटिक्स। एक नई बात सीखी, 2 वैज्ञानिक मिले, एक मिला ब्रेनर को हमने 2 N को मिला दिया, M बन गया, ये हो गया आपका mRNA का, इन्होंने रोल बताया। और बेंजर मतलब जीन पर इन्होंने स्टडी करी और जीन की फंक्शन यूनिट अर्थात सिस्टोन पे बातें की, जीन को भी तोड़कर समझा कि अंदर और क्या क्या चीजें हैं। अब बात करेंगे सबसे पहले वॉटसन और क्रिक में। वॉटसन की, वॉटसन जो है वो शिकागो में 6 अप्रैल 1928 में पैदा हुए, तो 1947 में 1947 में बीएससी की डिग्री ली जूलॉजी में। और चिड़िया में भैया इनका बड़ा इंटरेस्ट था, बर्ड वॉच करते थे, वही जेनेटिक्स में इनका इंटरेस्ट पैदा करा। और इसके बाद क्या है, इन्हें इंडियाना यूनिवर्सिटी, जो कि कहां पर है, ब्लूमिंगटन में, इंडियाना यूनिवर्सिटी ब्लूमिंगटन में है, वहां पर इन्हें फेलोशिप मिली, मतलब एक तरीके की स्कॉलरशिप। उससे उन्होंने पीएचडी की डिग्री हासिल की 1950 में। वॉटसन ने 50 में की थी, लेकिन क्रिक ने 54 में की थी, याद रखना, दोनों के टॉपिक याद रखना। वॉटसन ने जो है हार्ड एक्सरे डाली थी, हार्ड याद रखना, ऑन बैक्टीरियोफेज मल्टीप्लिकेशन। इसके साथ साथ इनका पहला अटेम्प्ट डीएनए के स्ट्रक्चर को समझने वाला जो फर्स्ट अटेम्प्ट था वो उनका फेल हो गया था, लेकिन सेकंड अटेम्प्ट में सक्सेसफुल हुए थे। सेकंड अटेम्प्ट में इन्होंने एक्सपेरिमेंटल डाटा बहुत स्टडी किया, इसके साथ साथ बहुत सारा लिटरेचर न्यूक्लिक एसिड के ऊपर पढ़ा, तब जाकर इन्होंने डीएनए का स्ट्रक्चर बताया और कैसे डीएनए रेप्लिकेट करता है वो बताया। इसके बाद बेटा हम बात करेंगे क्रिक की। क्रिक 8 जून 1916 नॉर्थहैम्पटन इंग्लैंड में पैदा हुए। सी में थोड़ा सा खोचा खींच दो, ई बन गया इंग्लैंड। यूनिवर्सिटी कॉलेज है लंदन से। 1937 में इन्होंने क्या करा, बीएससी, लेकिन याद रखना उन्होंने कब किया, 47 में। वॉटसन ने 47 में और क्रिक ने 37 में। इसके बाद उन्होंने पीएचडी 1954 में की, लेकिन उनकी पीएचडी पहले हो गई थी। कब हो गई थी? वॉटसन की पीएचडी 1950 में हो गई थी। और क्रिक का क्या था भाई, टाइटल क्या था, एक्स-रे डिफ्रैक्शन पॉलीपेप्टाइड एंड प्रोटीन। इसके बाद 1953 में इन्हें मिला था, इन्होंने दिया था डबल हेलिकल मॉडल ऑफ डीएनए, ट्रिपल हेलिकल मॉडल ऑफ कोलेजन दिया था जीएन रामचंद्रन ने, क्लियर। इसके बाद बेटा बात करें जॉन कॉलिन जे 59। इसके बाद एक और अवार्ड था, याद करो, लश्कर अवार्ड,
1960, ठीक है 1960। उसके बाद रिसर्च कॉर्पोरेशन अवार्ड और नोबेल प्राइज एक ही साल में मिला था, दैट इज 1962। इस तरीके से हमने इस वीडियो को पूरी तरीके से समझा, अच्छे से सीखा। कमेंट सेक्शन में जरूर लिखा करिए, मैं बिल्कुल पढ़ता हूं बेटा, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखा करिए वीडियो आपको कैसा लगा, ठीक है। अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिए, क्योंकि ये जो है यूजुअली टीचर्स नहीं पढ़ाते, इग्नोर करते हैं। ये तो एक बार पढ़ा भी देते हैं, इसके पहले वाला पेज नहीं पढ़ाते, क्लियर। सो गाइस, दिस इज साहिल सिद्दीकी, थैंक यू, धन्यवाद, साइनिंग ऑफ।